18 सितंबर 1939 देश आज़ाद हो चुका है। संविधान लिखा जा रहा है और आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एजेंडा पर वो सवाल है जो सबसे पहला होना चाहिए था। इस देश का नाम क्या हो? एक मेंबर कहता है, ये तो नवजात का नामकरण है। नाम सुझाए जा रहे हैं भारत, भारतवर्षा, हिंदुस्तान, हिंद। और कोई पूछता है, नाम रखे ही क्यों? इंडिया काफी है। उस दिन जो जवाब चुना गया, इंडिया, दैट इज भारत, उसी से इस किताब का नाम निकला है। और उस कॉमा में एक पूरा सवाल छिपा है। ये देश आखिर है क्या? एक नेशन या कुछ बहुत पुराना, बहुत बड़ा? आज किताब की धुरी वाला चैप्टर पूरा, बिना कुछ छोड़े। नमस्ते। इंडिया दैट इज भारत सीरीज का 7वां चैप्टर, भारत एज अ सिविलाइजेशन। पिछले एपिसोड में वादा किया था, अब तक की पूरी बहस जिस प्रेमिस पर खड़ी थी, आज वही प्रेमिस प्रूव होगा। ये किताब का सबसे लंबा चैप्टर है, तो एपिसोड भी लंबा है, और जानबूझकर। नक्शा देख लीजिए, 8 पड़ाव, और स्क्रीन के कोने में हर वक्त दिखेगा कि आप कहाँ हैं। पहले 3 पड़ाव, सिविलाइजेशन स्टेट का सवाल और उसके भूले हुए गवाह। बीच में संविधान सभा की वो बहस जो हर भारतीय को सुननी चाहिए। और आखिर में सिविलाइजेशन स्टेट का असली डिजाइन, वो हिस्सा जिसके बारे में लेखक खुद कहते हैं कि हैकर्स उठेंगे। पड़ाव 1। करीब 1 दशक पहले ब्रिटिश लेखक मार्टिन जॉक्स ने कहा, चाइना एक सिविलाइजेशन स्टेट है जिसे यूरोप अपनी नेशन स्टेट वाली नज़र से समझ ही नहीं सकता। ज़ांग वैवई की किताब द चाइना वेव ने इसे आगे बढ़ाया। और 2014 में डॉक्टर कोनराड एल्स्ट ने एपिसोड 6 में मिले थे, लिखा, भारत को भी अपने लिए यही केस बनाना चाहिए क्योंकि उसकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इसका सपोर्ट करती है। यही बात बाद में कई लोगों ने दोहराई, मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल तक। पर किताब यही एक शर्त रखती है, और यही इस चैप्टर की रीढ़ है। ये पोजीशन तभी मायने रखती है जब उसे कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल दोनों कसौटियों पर परखा जाए और कानून व पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर उतारा जाए। वरना सिविलाइजेशन स्टेट बस एक और फैशनेबल बज़वर्ड रह जाएगा। किताब कहती है, भारत सिविलाइजेशन स्टेट है। इस दावे की कम से कम 5 परतें खोलनी होंगी। सब स्क्रीन पर है। नेशन बनाम सिविलाइजेशन के इंग्रेडिएंट्स, सिविलाइजेशन स्टेट बनाम नेशन स्टेट। भारत को सिविलाइजेशन बनाता क्या है? सिविलाइजेशन स्टेट मॉडल उसे बेहतर क्यों सूट करता है? और क्या कॉन्स्टिट्यूशन उसकी फितरत के साथ इंसाफ करता है? और लेखक का तरीका साफ है। इन सवालों के जवाब में प्राइमरी भरोसा इंडिक और प्रो इंडिक स्कॉलर्स पर होगा, जिन्होंने अपने इतिहास और कॉन्शियसनेस की जानकारी के आधार पर सोच समझकर पोजीशन ली कि भारत सच में एक सिविलाइजेशन है। लेखक स्कॉलरशिप के मेरिट्स पर टिप्पणी एक्सपर्ट्स पर छोड़ते हैं। उनकी अपनी जांच इतनी है, क्या इन स्कॉलर्स में भारत के सिविलाइजेशन होने पर कंसेंसस है? लेखक का दूसरा मकसद भी दर्ज कर लीजिए, उन इंडिक स्कॉलर्स की तरफ ध्यान खींचना जिनके काम को सिस्टमैटिकली साइडलाइन किया गया या पूरी तरह पिक्सेलेट कर दिया गया, इस इल्ज़ाम पर कि वो हिंदू नेशनलिज्म के चैंपियन थे और नॉन हिंदू पहचानों को भारत के सफ़र से बाहर करना चाहते थे। ये थप्पे किसने लगाए? वही पोस्ट कॉलोनियल और मार्क्सिस्ट स्कूल्स, जिनकी एजुकेशन, जर्नलिज्म, कल्चर और पॉलिसी मेकिंग पर मोनोपोली ने इन लेबल्स को मेन स्ट्रीम बना दिया। तरीका वही पुराना, मेरिट्स पर बहस नहीं, नियत पर हमला, ताकि बात ऑडियंस तक पहुंचे ही नहीं। किताब कहती है, यूरोपियन नेशनलिज्म की डार्क लेगेसी और उसकी डिस्ट्रक्टिव फितरत का बोझ जेन्युइन इंडिक डीकॉलोनियल कोशिशों पर लाद दिया गया, नेटिव की आवाज़ चुप कराने के लिए। इसके खिलाफ डीकॉलोनियलिटी की स्पिरिट में लेखक 4 शुरुआती गवाह पेश करते हैं, हरबिलास सारदा, राधा कुमुद मुखर्जी, जदोनाथ सरकार और आर.सी. मजुमदार, जिन्हें वो इतिहास के मैदान में
एक इंडिक रेनेसांस की शुरुआत मानते हैं। कॉन्टेक्स्ट समझिए। 19वीं सदी का उत्तरार्ध भारत की सेल्फ डिटर्मिनेशन की एस्पिरेशन को इस दलील पर खारिज किया जा रहा था कि ये कभी एक नेशन था ही नहीं, तो आज़ाद स्टेटहुड का हकदार कैसे? उसी कलोनियल पोजीशन के जवाब में इन स्कॉलर्स ने रिगरस स्कॉलरशिप खड़ी की और कॉन्फिडेंटली कहा, एक, भारत की इंडिजिनस पहचान इस्लामिक इन्वेजन्स और यूरोपियन कॉलोनाइजेशन दोनों से पहले के दौर में जाकर तय होगी। दो, द हिंदू रिलीजन ही वो ग्लू था जिसने इस सिविलाइजेशन को बांधा, पर साथ में कैविएट, इंडिक ओईटी को कॉलोनाइजर के फेथ के चश्मे से मत समझना। रिलीजन शब्द तो कलोनियल कंजम्पशन के लिए क्रूडली इस्तेमाल हुआ है। और लेखक की एक ईमानदार बात, इन स्कॉलर्स के काम में भी कहीं कहीं कलोनियल कॉन्शियसनेस की छाप थी। इंग्लिश में लिखते थे, यूरोपियंस को साइट करते थे, पर वो कॉलोनाइजर से टॉक बैक कर रहे थे। जब यूरोपियन कलोनियलिज्म अपने जेनिथ पर था, तब एक ग्लोबल कॉलोनाइजिंग, एनस्लेविंग, इवेंजलाइजिंग ताकत से सच बोल रहे थे। लेखक कहते हैं, उस दौर, उन संसाधनों और उन लियोनाइन शेर जैसी कोशिशों को देखते हुए मैं वो छाप नज़रअंदाज करने को तैयार हूं। असली शर्म तो ये है कि आज़ाद इंडिया में हम अपने ही अतीत को हाइंडसाइट बायस, सैंक्टिमनी और जजमेंट से देखते हैं, कॉलोनियल आका से भी ज्यादा कठोर होकर। पड़ाव 2, पहला गवाह। हर बिला सरदा, किताब हिंदू सुपीरियॉरिटी, साल 1906। लेखक कहते हैं, अपने दौर के लिए रेलेवेंट तो थी ही, डी कॉलोनियल लेंस से देखो तो अपने वक्त से बहुत आगे थी। सरदा पूरी किताब में एंशंट इंडिया के लिए एक ही टर्म इस्तेमाल करते हैं, हिंदू सिविलाइजेशन। इसमें दो बातें छिपी हैं, किताब अंडरलाइन करती है। पहली, सरदा की चर्चा में भारत की नेटिव आइडेंटिटी, इंडिक हिंदू आइडेंटिटी, कभी कॉन्टेस्ट का विषय ही नहीं दिखती। ये सवाल ही 1906 में मौजूद नहीं था। और दूसरी, हिंदू इंडिक कॉन्शियसनेस को डिफाइन करता है नेचर के साथ हार्मोनियस रिश्ता। एंशंट इंडियंस की स्कीमा में नेचर की इंटेग्रल, इंडिस्पेंसिबल भूमिका, और उसी से निकले उसके लॉज और इंस्टीट्यूशंस। अब वो बात जो हाइंडसाइट में चौंकाती है। भारत के इतिहास का आर्क खींचते हुए शारदा टर्निंग पॉइंट किसे मानते हैं? महाभारता युद्ध का अंत, कली युगा की शुरुआत, यानी अपने ही एपिस्टेमोलॉजिकल सिस्टम की घड़ी से अपना इतिहास पढ़ना, बिल्कुल इंडिक तरीका। और आज शारदा की किताब छपने के बस 115 साल बाद, जो महाभारता युद्ध की हिस्टोरिसिटी या कली युगा के कॉन्सेप्ट में यकीन रखे, उसका मिथ और फिक्शन कहकर मजाक उड़ाया जाएगा। किताब कहती है, यही दिखाता है कि टाइम और सब्जेक्टिविटी पर इंडिक कॉन्शियसनेस की एजेंसी आज की कैजुअल कॉलोनियलिटी की टोटलाइजिंग फितरत के आगे पूरी तरह सबसर्विएंट हो चुकी है। और आयरनी, वही सर्वाइल कॉलोनियलाइज्ड इंडियन माइंड, वाइट यूरोपियन क्रिश्चियन कॉलोनाइजर के फेथ के फाउंडर की हिस्टोरिसिटी को गिवन मानकर चलता है। शारदा का पैमाना भी सुनिए। रिलीजन सिविलाइजेशन के टेस्ट्स में से एक है, और भारत के केस में उसका ट्रू रिलीजन है ज्ञान, जो मुमकिन हुआ मॉरल्स, फिलॉसफी, लिटरेचर, साइंस और जनरल कल्चर की प्री एमिनेंस से। साथ में शारदा की चेतावनी, आज के चश्मे से अतीत को मत जज करो, क्योंकि प्रेजेंट उस पास्ट से बहुत दूर खड़ा है। हिंदू रिलीजन की शारदा की डेफिनेशन जस की तस स्क्रीन पर है। वो इसे इटर्नल ट्रूथ्स की एंथोलॉजी कहते हैं। उन शाश्वत प्रिंसिपल्स का ज्ञान और समझ जो नेचर और इंसान को गवर्न करते हैं। वही इम्यूटेबल लॉज जिन्हें एक क्षेत्र में साइंस कहते हैं, दूसरे में ट्रू फिलॉसफी। इसके प्रीसेप्ट्स हर काल में सच है। और सबसे अहम लाइन, सच्चा ज्ञान एक है, इसलिए वो बिना भेद के अपनी गोद में लेता है इंडियंस, अरब्स, यूरोपियंस, अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स और चाइनीज को। इसके प्रिंसिपल्स पूरे ग्लोब को घेरते हैं और समूची मानवता को गवर्न करते हैं। किताब का पॉइंट,
इस डिस्क्रिप्शन की रोशनी में रिलीजन शब्द सनातन धर्म के साथ इंसाफ ही नहीं करता। यही प्रॉब्लम है कॉलोनियल क्रिश्चियन ओईडी और उसकी भाषा को भारत के इंडिजिनस सिस्टम्स पर लगाने की, जिनकी ऑन्टो एपिस्टेमोलॉजी कॉलोनाइजर से बुनियादी तौर पर अलग है। कॉलोनाइजर के पल्ले ये पड़ा नहीं। उसने मान लिया कि जैसे उसके फेथ में एथनिसिटी और रिलीजन जुड़े हैं, वैसे यहाँ भी होंगे। नतीजा इंडिट ओईटी और समाज की एथनोसेंट्रिक तस्वीर है। पड़ाव 3, सबसे बड़ा गवाह। राधा कुमुद मुखर्जी 1912 से शुरू होकर 4 दशकों तक इंडिक सिविलाइजेशन के हर पहलू पर लिखने वाले इतिहासकार। किताब उनके 5 काम गिनाती है। द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया 1914, नेशनलिज्म इन हिंदू कल्चर 1921, हिंदू सिविलाइजेशन अ न्यू अप्रोच टू द कम्युनल प्रॉब्लम 1943 और अखंड भारत 1945। लेखक कहते हैं इनका लाइट मोटिव, इनकी केंद्रीय धुन पहले 2 में है। द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया का सेंट्रल दावा सीधा है। भारत की वननेस उसकी जियोग्राफी की यूनिफिकेशन से बनी, और ये यूनिटी ब्रिटिश कॉलोनाइजर के आने से हजारों साल पुरानी है। इसलिए कॉलोनाइजर दूर दूर तक ये दावा नहीं कर सकता कि उसने इंडिया को यूनिफाई किया या बनाया। मुखर्जी की प्रेमिस किसी ग्रुप आइडेंटिटी को नेशन या सिविलाइजेशन बनना है, तो द फंडामेंटल एंड इंडिस्पेंसिबल फैक्टर इज द पोजेशन ऑफ अ कॉमन कंट्री, अ फिक्स्ड डेफिनेट अबोर्ड, एक साझा देश। उनकी एनालॉजी सुनिए। जैसे आत्मा शरीर के जरिए काम करती है, वैसे आइडेंटिटी जियोग्राफी के जरिए। जगह से कम्युनिटी की फीलिंग बनती है, उससे बड़ी पहचाने नेशनल या सिविलाइजेशनल। भाषा, ओएटी, साहित्य, कल्चर सब उस जगह और उसकी खासियतों की देन। और भारत जैसे डाइवर्स समाज के लिए मुखर्जी की शर्त एक एक्सपेंडेड जियोग्राफिकल कॉन्शियसनेस, फैली हुई भौगोलिक चेतना पहले चाहिए, तभी एक होकर चलने वाली पॉलिटिकल यूनिट बन सकती है। पहले कॉलोनाइजर की पोजीशन सुनिए। मुखर्जी खुद उसे कोट करके ध्वस्त करते हैं। ब्रिटिश नज़र भारत को एक देश नहीं, अ कलेक्शन ऑफ कंट्रीज, देशों का ढेर मानती थी। एंग्लो इंडियन अफसर जॉन स्ट्रेची के शब्द स्क्रीन पर है। ना कोई इंडिया है, ना कभी था, ना ही इंडिया नाम का कोई देश जिसमें यूरोपियन आइडियाज़ के हिसाब से किसी भी किस्म की यूनिटी हो, फिजिकल या पॉलिटिकल। और किताब का तंज, यही स्केप्टिसिज्म आज के भारत में भी दोहराया जाता है। ये कंटिन्यूड कॉलोनियलिटी का प्रूफ है। अब जवाब, और मज़ा ये कि जवाब भी यूरोपियन अथॉरिटीज से। ज्योग्राफी के जानकार विंसेंट आर्थर स्मिथ और जॉर्ज चिजहॉम। इंडिया समुद्रों और पहाड़ों से घिरी इंडिस्प्यूटेबली एक जियोग्राफिकल यूनिट है, और इसीलिए ठीक ही एक नाम से पुकारी जाती है। और दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसे नेचर ने खुद एक अलग रीजन के तौर पर इंडिया से बेहतर मार्क किया हो। भीतर कॉन्ट्रास्ट्स भरपूर है, पर जो लकीरें इसे बाकी दुनिया से अलग करती हैं, वो इतनी साफ है कि अनदेखी हो ही नहीं सकती। पर नेचुरल बॉर्डर साफ होने के बावजूद भीतर की ह्यूमन डाइवर्सिटी किसी भी ऑब्जर्वर को कंफ्यूज कर देगी अगर वो सुपरफिशियली नेशन का पैमाना लगाए। किताब कहती है नेशन का मोनोक्रोमैटिक एक रंगा कॉन्सेप्ट भारत के साथ इंसाफ नहीं करता। तो सिर काटकर टोपी फिट करने की बजाय पैमाना बदलो, सिविलाइजेशन का पैमाना लगाओ, जिसकी 2 सेंट्रल रिक्वायरमेंट्स ही हैं, डाइवर्सिटी और स्केल। पर फिर सवाल बचता है, इतनी विविधता को बांधता क्या है? यहाँ एक टेम्पटेशन आती है, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन या इस्लामिक सिविलाइजेशन से पैरेलल खींचने की। अलग अलग नस्लें, अलग भाषाएं, फिर भी एक सिविलाइजेशन। किताब कहती है वहाँ ये मुमकिन है क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एक कॉमन फेथ और प्रैक्टिसेस इम्पोज करते हैं जो अंदर से यूनिफाई करती हैं और आउट ग्रुप को साफ आइडेंटिफाई करती हैं। इंडिक सिविलाइजेशन पर यह लागू ही नहीं होता। एब्राहमिक मतलब वाला रिलीजन इंडिक ओईटी पर बैठता ही नहीं, तो वैसी विजिबल कॉमनैलिटीज वैसी आसानी से मिलेंगी भी नहीं। और किताब की सबसे तीखी बात,
वो टेम्पटेशन अवॉइड करनी ही होगी, क्योंकि यूनिटी जैसी बुनियादी चीज को भी एब्राहमिक अंदाज में डिफाइन करने की कोशिश खुद अनकॉन्शियस एब्राहमिक कॉलोनियलिटी है, जो डी कॉलोनियल एक्सरसाइज का मकसद ही मार देती है। फिर यूनिटी है कहाँ? विंसेंट स्मिथ का जवाब मुखर्जी कोट करते हैं। इंडिया की सिविलाइजेशन में ऐसे कई फीचर्स हैं जो उसे दुनिया के हर दूसरे रीजन से अलग करते हैं, और वो फीचर्स पूरे मुल्क में बल्कि महाद्वीप में इस हद तक कॉमन है कि ह्यूमन सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के इतिहास में उसे एक यूनिट की तरह ट्रीट करना जस्टिफाइड है। और पॉजिटिव प्रूफ? नाम। ये तस्वीर यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नक्शे की है, महाभारत से जुड़ी जगहों का नक्शा। यही इस चैप्टर का ओपनर भी है। मुखर्जी दिखाते हैं इस विशाल ज्योग्राफी को उसके अपने लोग भी और बाहर वाले भी दो नामों से पहचानते थे, जम्बूद्वीपा जो जियोग्राफिकल रेफरेंस है और भारतवर्षा जो पॉलिटिकल रेफरेंस है, यानी यूनिफाइड जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ब्रिटिश आइडेंटिटी के जन्म से भी बहुत पहले। प्रेमिस सीधी है, बेहिसाब नेचुरल और ह्यूमन वैरायटी वाली लैंडमास को एक कॉमन नाम मिला है, तो यह यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबूत है, साफ हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के साथ। नाम आया कहाँ से? एम्परर भारता से, जिनके नाम पर भारतवर्षा पड़ा, जैसे रोम अपने फाउंडर रोमुलस से निकला। मुखर्जी इसके लिए ऋग्वेदा के ऐतरेय ब्राह्मणा से एविडेंस लाते हैं, और यहाँ लेखक की ईमानदारी फिर दर्ज कीजिए। मैं वेदास में ट्रेन नहीं हूँ, ना रेफ्यूट कर सकता हूँ ना एक्सेप्ट, पर वो मुखर्जी का भरोसा समझते हैं। वेदास इंडिक ओईडी के केंद्र में है और हिस्टोरिसिटी के डॉक्यूमेंट्स की तरह ट्रीट हुए हैं। कॉलोनियलिटी इन्हें एम्बेलिश्ड एग्जैजरेटेड मिथ्स कहकर खारिज करेगी। डी कॉलोनियलिटी मांग करती है कि इन्हें इंडिजिनस ओईटी के प्राइमरी सोर्सेस की इज्जत मिले, और इस जमीन के सफ़र पर इंडिजिनिटी जो कहती है उस पर कॉलोनियल बेंचमार्क्स ना लगे। एक और ईमानदार एडमिशन किताब दर्ज करती है, मुखर्जी का काम एक आर्यन आइडेंटिटी के प्रेमिस पर टिका दिखता है, जो आज तक इंटेंस बहस का विषय है, और एविडेंस शायद आर्यन इन्वेजन थ्योरी के खिलाफ जाता है। एआईटी को कॉलोनाइजर के रेस ड्रिवन दिमाग की कॉलोनियल इन्वेंशन के तौर पर चैप्टर 9 में देखेंगे। ये डोमेन एक्सपर्ट्स का मैदान है। लेखक खुद को इतने तक लिमिट करते हैं, एम्परर भारता के प्रयासों से एक कॉमन कल्चर और सिविलाइजेशन का फैलाव इंडिक सोर्सेस से अटेस्टेड है, और उस फैलाव का नतीजा मुखर्जी के शब्दों में एक फेडरेशन, अलग अलग क्रीड्स, कल्ट्स और अल्चर्स का, हर एक को आज़ादी की अपनी खास पहचान और जीनियस बचाए रखे और सेंट्रल कल्चर को समृद्ध करने में अपना हिस्सा दे। यानी भारत की सिविलाइजेशन एक फेडरल सिविलाइजेशन है, कई सब आइडेंटिटीज जो अपनी पहचान रखते हुए भी हजारों साल से कल्चरली और पॉलिटिकली बंधी हैं। सबूत? इस जमीन का भारतवर्षा या भारत कहलाने का रिकॉर्डेड हिस्ट्री, बिना रुकावट इस्लामिक इन्वेजन्स और यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के बावजूद भारत की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बदली ही नहीं, और यूरोपियन वर्ल्ड व्यू जो वन नेशन वन पीपल के दूसरों पर डोमिनेशन में यकीन रखता है, स्वाभाविक है कि उसके पल्ले ही ना पड़े कि इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भारत जुड़ा कैसे है। पड़ाव 4। और अब मुखर्जी की वो बात जो लेखक की नज़र में कॉलोनाइजर के टेरिटोरियल अप्रोच से फ़र्क समझने की कुंजी है, इंडिक लैंड ऑन्टोलॉजी, यानी ज़मीन के होने का दर्जा। इंडिक सिविलाइजेशन का भारत से रिश्ता ज़मीन की लिटरली पूजा पर टिका है। वो एक विशाल मदर है, एक जीवित डेटी जिसके जियोग्राफिकल नैन नक्श ज़मीन, नदियाँ, हिम्स और प्रार्थनाओं में बुने गए हैं, ताकि डिवोशन, यूनिटी और पेट्रियटिज्म की साझा भावनाएं एक साथ जगे। ये ज़मीन का डेफिकेशन, फेथ और पेट्रियटिज्म का ये ब्लेंड, किताब कहती है, ज़मीन और उसकी सिविलाइजेशन के सबसे बुनियादी इनसेपरेबल कनेक्ट का प्रूफ है। और जैसे जैसे इस सिविलाइजेशन की जियोग्राफिकल कॉन्शियसनेस फैली, वेदास के हिम्स में बड़ी ज्योग्राफी समाती गई। भारत कॉन्क्वेस्ट और डोमिनियन की चीज़ नहीं, वर्शिप का ऑब्जेक्ट है।
यही वो फंडामेंटल डाइवर्जेंस खुलती है। एक तरफ मिडिल ईस्टर्न और यूरोपियन कॉलोनियलिटीज का ज़मीन और नेचर से रवैया, दूसरी तरफ अपनी सेक्रेड जियोग्राफी के लिए इंडिजिनस इंडिक कॉन्शियसनेस का। अब वो पैसेज जो इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, मुखर्जी के शब्द जस के तस। हिमालय की पेरेनियल सुंदरता ने राष्ट्र की कल्पना को मोह लिया, उन्हें होली मैन की शरणस्थली बनाया, तीर्थयात्रियों की अटूट धाराएं खींची। हिंदू की तीर्थयात्रा हमेशा वही जाती है, ग्लेशियर से ढके पहाड़, पाम वाले समुद्र तट, हिल और जंगल की लगभग अभेद्य गहराइयाँ, जहाँ इंसानी पीढ़ियों के कदमों की आहट मुश्किल से पहुंची हो। सुंदर जगह इंडियन के लिए मौज मस्ती या सेल्फ इंडल्जेंस की जगह नहीं, सेल्फ रिस्ट्रेंट की है, एकांत ध्यान की, जो मन को नेचर से उठाकर नेचर के गॉड तक ले जाए। और फिर वो अमर लाइन स्क्रीन पर है, अगर नायाग्रा गंगा पर होता तो इंसानियत उसकी कीमत कितनी अलग लगाती। कभी कभार की पिकनिक्स और रेलवे प्लेजर ट्रिप्स की जगह पूजते हुए जनसमूहों की पेरेनियल तीर्थ यात्रा, पार्क्स की जगह आश्रम, होटल्स की जगह मंदिर, दिखावटी अति की जगह सादी तपस्या। इसकी ताकत को इंसानी यूटिलिटी के रथ में जोतने की चाहत की जगह एक डूबी हुई सब्जेक्टिविटी, स्पिरिट के जीवन के लिए। और नतीजा मुखर्जी के ही शब्दों में, तीर्थ यात्रा की संस्था लोगों में जियोग्राफिकल सेंस विकसित करने का सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, जो उन्हें महसूस कराती है कि इंडिया भौगोलिक टुकड़ों का ढेर नहीं, एक सिंगल विशाल ऑर्गेनिज्म है, जिसमें छोर से छोर तक एक ही धड़कती जिंदगी की लहर दौड़ती है। होली प्लेसेस की यात्रा रिलीजियस ड्यूटी थी, तो घूमना हर उम्र की नेशनल हैबिट बन गया। स्टीम से पहले के ज़माने में यही संस्था मॉडर्न रेलवे की जगह थी, जगह जगह आवाजाही, हिस्सों के बीच इंटर कम्युनिकेशन और पूरे की परसेप्शन। इसमें कोई परोकियल प्रांतीय सोच पनपने ही नहीं दी, और मदरलैंड को करीब से जानने की सेक्रेड ड्यूटी के आगे शारीरिक आराम को कभी खड़ा नहीं होने दिया। इस नेटवर्क का नक्शा देखिए, 7 नदियों की पूजा, 7 पर्वत, 7 नगर, 4 धाम, इन सब ने भारत को सेक्रेड जियोग्राफी की तरह लोगों की स्मृति में गाड़ दिया। ट्रेडिशंस, प्रार्थनाओं और रिचुअल्स के जरिए सिविलाइजेशन की सरहद पॉपुलर मेमोरी में एम्बेडेड थी। लोग सिर्फ एनकरेज नहीं, एन्जॉइंड थे। खुद को एक जीवित सिविलाइजेशन का नागरिक देखना उनका कर्तव्य था। वैदिक काल से आदि शंकराचार्य तक जमीन की एक्सट्रेमिटीज में तीर्थों का जाल नेचर के रिस्पेक्ट और इस जमीन और लोगों की फंडामेंटल यूनिटी को रीइंफोर्स करता रहा। रीजनल पहचानें वाइब्रेंट रहीं, पर सिविलाइजेशनल पहचान पर हावी नहीं होने पाई। और मुखर्जी का नेगेटिव प्रूफ भी कमाल का है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेनरेशन, रिलीजियस और कल्चरल पहचान के सारे फोसाई और लोकाई इसी जियोग्राफी के अंदर हैं, किसी दूर देश में नहीं। याद कीजिए एपिसोड 6, एलिजेंस बाहर वाली कॉलोनियलिटीज। यहां अलीजेंस का हर सिरा इसी मिट्टी में गड़ा है। 1921 की नेशनलिज्म इन हिंदू कल्चर इसे और आगे ले जाती है। हिंदुइज्म के प्रिंसिपल सेक्ट्स ने सिर्फ इंडिक स्पिरिचुअल थॉट नहीं बढ़ाया, अपने फॉलोअर्स के बॉन्ड्स इस जमीन से बांधे, खुद को किसी एक इलाके तक लिमिट ना करके। मुखर्जी के शब्द, सारे सेक्ट्स एक बड़े आउटलुक के कॉमन प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। माइटी मदरलैंड की जियोग्राफिकल इंटेग्रिटी की इंपीरियल कंसेप्शन, पूरे की ही नहीं, उसके हर हिस्से की सीक्रेटनेस। साइवा को शास्त्रास कहते हैं। अपने महादेव के सारे कॉन्सेक्रेटेड स्थान देखो पूरे देश में। वैष्णवा के लिए चारों कोनों में सेक्रेट प्लेसेस, ताकि वो जन्मस्थान की नैरो सीमाओं से ऊपर बड़े देश से आइडेंटिफाई करे। साइवा हो, वैष्णवा हो या सक्ता, एक्सपैंडेड जियोग्राफिकल कॉन्शियसनेस सबकी साझा ट्रेनिंग है। नतीजा, किताब के शब्दों में, डेटीज और डिवाउट पूरे भारत के हैं, और पूरा भारत डेटीज और डिवाउट का। इंडिक ओईडी और इस जमीन का यही फर्म टेरिटोरियल कनेक्शन
उसे इस मिट्टी का नेटिव बनाता है। और कॉरोलरी में ये भी समझाता है कि मिडिल ईस्टर्न और यूरोपियन कॉलोनियलिटीज़ को चलाने वाली ओईटीज़ यहाँ की नेटिव क्यों नहीं है। और किताब साफ लिखती है, ये सब्जेक्टिव राय या किसी किस्म की जीनोफोबिया नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। साथ में एक ज़रूरी परत, मुखर्जी जैसे स्कॉलर्स ने नेशनलिज्म शब्द ज़रूर इस्तेमाल किया, पर उनका मतलब था सिविलाइजेशनल नेशनलिज्म, एक जीवित फेडरल सिविलाइजेशन जो बाहर की दुनिया के लिए एक होकर चले, यूरोपियन नेशन से बिल्कुल अलग, जिसकी पहली शर्त ही इंटरनल होमोजेनिटी है। एक सेकंड रुकिए, अपने घर के बुजुर्गों की तीर्थ यात्राएं याद कीजिए, दादी की, नानी की। कहाँ कहाँ गए थे वो, कितने 100 या 1000 किलोमीटर दूर। बिना रेलवे के ज़माने की कहानियां हो तो और अच्छा। कमेंट में लिखिए, मुखर्जी की थियरी का डेटा आपके ही घर में रखा है। पड़ाव 5। अब किताब एक ज़रूरी डाइग्रेशन लेती है, ये दिखाने के लिए कि मुखर्जी की सोच का सार संविधान बनाने वालों तक पहुंचा था। दो बातें क्रेडिबल मटेरियल से एस्टैब्लिश होती हैं। एक, फ्रेमर्स ने आज़ाद भारत और उसके सिविलाइजेशनल इतिहास को जोड़ने वाली अम्बिलिकल कॉर्ड को माना। दो, आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत कई सिविलाइजेशनली कॉन्शियस मेंबर्स के सुझावों का नतीजा है। पहली बात का सबूत, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1944, जो स्क्रीन पर है। रेजोल्यूशन की धाराएं सुनिए। इंडिया एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक घोषित होगा। ब्रिटिश इंडिया के इलाके, इंडियन स्टेट्स के इलाके और जो भी हिस्से शामिल होना चाहे, सबका एक यूनियन। सारी पावर और अथॉरिटी लोगों से निकलेगी। सबको जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोच, अभिव्यक्ति, आस्था, पूजा की आज़ादी, माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज के लिए एडिक्वेट सेफगार्ड्स। रिपब्लिक की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बनी रहेगी। और आखिरी क्लॉज जो सब कुछ कह देता है, ताकि दिस एंशंट लैंड, ये प्राचीन भूमि, दुनिया में अपना राइटफुल और ऑनर्ड स्थान पाए। दिस एंशंट लैंड, किताब कहती है, फ्रेमर्स ने एक्सप्रेसली माना कि वो कोई नया, अब तक ना मौजूद देश नहीं बना रहे। वो एक प्राचीन सिविलाइजेशन के लिए स्टेटिस्ट एपरेटस, राज्य का ढांचा खड़ा कर रहे थे, जिसके वो खुद वंशज थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं जो बताए कि फ्रेमर्स भारत को कॉलोनियल कोशिशों का सिंथेटिक प्रोडक्ट मानते थे, या ये कि भारत अपना वजूद कॉन्स्टिट्यूशन को ओ करता है। यानी उस कॉलोनियलाइज्ड मिथ का ब्रिटिश ने इंडिया बनाया, उससे पहले इसे अपना कोई होश नहीं था, कोई आधार नहीं है। अब आर्टिकल 1 की पूरी कहानी, तारीख दर तारीख, जैसी किताब में दर्ज है। ड्राफ्टिंग कमेटी का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 4 नवंबर 1948 को असेंबली के सामने रखा गया। क्लॉज बाय क्लॉज बहस 15 नवंबर से शुरू हुई। और ध्यान से सुनिए, ड्राफ्ट आर्टिकल 1 में लिखा था, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। 15 नवंबर 1948 मद्रास के एम अनंथसयनम अय्यंगर ने कहा, अमेंडमेंट्स 83 से 96 सब्जी अभी रोक लिए जाए। ये सब इंडिया की जगह वैकल्पिक नामों के हैं, भारत, भारतवर्षा, हिंदुस्तान। इन पर सोच विचार चाहिए, प्रियांबल के वक्त उठाएंगे। हाउस मान गया। ओडिशा के लोकनाथ मिश्रा ने अपनी अमेंडमेंट का बाकी हिस्सा मूव करने की इजाज़त मांगी, नाम बदलने पर कमिट हुए बिना। और यूनाइटेड प्रोविंसेस के प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना की अमेंडमेंट तो पूरा मैनिफेस्टो थी। पार्ट 1A, द नेम ऑफ द यूनियन शैल बी भारत। भारत एक सॉवरन, इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक होगा। नेशनल फ्लैग, हैंड स्पन खादी का तिरंगा, बीच में नीला धर्मचक्र, देवनागरी में लिखी हिंदी, नेशनल लैंग्वेज। हर स्टेट को अपनी रीजनल भाषा का हक। इंग्लिश 5 साल के ट्रांजिशन की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल एंथम वंदे मातरम। आर्म्स ऑफ भारत, सारनाथ के अशोका स्तंभ वाले 3 शेर और धर्मचक्र। 17 नवंबर 1948 पंडित गोविंद बल्लभ पंत
खड़े होते हैं। इस अहम मुद्दे पर यूनानिमिटी नहीं बन पाई है। बहस पोस्टपोन करें। अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो सबको सैटिस्फाई करे तो हाउस खुद को और मजबूत महसूस करेगा। H.V. कामत का ऐतराज, संविधान की पहली क्लॉज के पहले ही शब्द वाली अमेंडमेंट्स टालते रहेंगे तो बाहर की दुनिया में और अपने देश में बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा। जवाब में आवाजें नो नो। R.K. सिद्धवा उल्टा तर्क देते हैं। यूनानिमस फैसला हुआ तो दुनिया की राय ऊंची ही होगी। सेठ गोविंद दास, जो खुलकर भारत के पक्षधर थे, भी यूनानिमिटी के लिए रुकने को तैयार। और डॉक्टर अंबेडकर की एक लाइन दर्ज है, आई सपोर्ट द सजेशन मेड बाय पंडित गोविंद बल्लभ पंत। फिर करीब 1 साल का सन्नाटा। 17 सितंबर 1939 सेशन के आखिरी लम्हों में डॉक्टर अंबेडकर खुद आर्टिकल 1 उठाते हैं और अमेंडमेंट 130 मूव करते हैं। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। रुकिए, ये वही अंबेडकर हैं जिनके नवंबर 1948 वाले ड्राफ्ट में भारत था ही नहीं। किताब की रीजनेबल इन्फरेंस, अंबेडकर प्रिंसिपल में लोकानाथ मिश्रा और शिब्बन लाल सक्सेना की अमेंडमेंट से सहमत हो चुके थे। उस दिन मौलाना हसरत मोहानी ने वक्त की कमी का हवाला देकर बहस अगले दिन करवाई। पर गौर कीजिए, उनका प्राइमरी एतराज़ भारत पर नहीं था, यूनियन ऑफ स्टेट्स पर था। वो रिपब्लिक चाहते थे। तो नाम की असली निर्णायक बहस हुई 18 सितंबर 1939 को, जिस दिन आर्टिकल अडॉप्ट भी हुआ। 18 सितंबर 1939 H.V. कामत का प्रस्ताव, भारत और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, या विकल्प में हिंद। और उनकी दलील वही जो हुक्म सुनी। दुनिया के ज्यादातर लोगों में नवजात का नामकरण होता है। इंडिया एज ए रिपब्लिक जन्म लेने वाला है, तो देश के लगभग सभी वर्गों में मूवमेंट है कि इस जन्म के साथ नामकरण भी हो। नाम सुझाए गए, भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्ष। कामत ने भारत नाम की जड़ें खोदनी शुरू की। कुछ इसे दुष्यंत शकुंतला के पुत्र से जोड़ते हैं, जो सर्वदमाना यानी ऑल कॉन्करर कहलाया। दूसरा स्कूल इसे वैदिक काल तक ले जाता है। और यहीं डॉक्टर अंबेडकर टोक देते हैं, शब्द स्क्रीन पर है। क्या ये सब ट्रेस करना जरूरी है? मुझे इसका पर्पस समझ नहीं आता। हाउस की सीमित समय को देखते हुए सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए। कामत का पलटवार भी दर्ज है। उम्मीद है हाउस का कामकाज रेगुलेट करना डॉक्टर अंबेडकर का काम नहीं है। किताब इस एक्सचेंज को अंबेडकर की ब्रूस्कनेस, रुखाई के एग्जाम्पल के तौर पर रखती है। खैर, प्रेसिडेंट के दबाव पर कामत ने भारत और हिंद में से भारत चुना और अंबेडकर के इंडिया दैट इज भारत फेज को क्लमजी कहा। प्रेसिडेंट भी दिया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4, द नेम ऑफ द स्टेट इज आयरा, और इन द इंग्लिश लैंग्वेज आयरलैंड। अब बाकी आवाजें, क्योंकि किताब हर नाम दर्ज करती है तो हम भी करेंगे। ब्रजेश्वर प्रसाद की अमेंडमेंट, इंडिया दैट इज भारत इज वन इंटेग्रल यूनिट, एक अखंड इकाई। सेठ गोविंद दास ने भारत के लिए वेदास, उपनिषद्स, विष्णु पुराना, ब्रह्मा पुराना और चाइनीज यात्री ह्यूएन सांग तक का हवाला दिया। कल्लूर सुब्बा राव ने ऋग्वेदा और वायु पुराना से भारत की सरहदें पढ़ीं। जो भूमि हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर में है वो भारत कहलाती है। और B.M. गुप्ता, राम सहाय, कमलापति त्रिपाठी तीनों भारत के पक्ष में। और सबका आग्रह है, अगर डॉक्टर अंबेडकर इंडिया रखने पर अड़े है तो कम से कम आर्टिकल 1 में भारत को इंडिया से पहले रखा जाए। किताब कहती है, त्रिपाठी की दलीलें डीकोलोनियलिटी और सेल्फ आइडेंटिटी की रेक्लेमेशन की स्पिरिट से परफेक्ट सिंक में थी। उन्हें अगली सीन में जस का तस सुनिए। त्रिपाठी के शब्द, मैं भारत के ऐतिहासिक नाम पर मुग्ध हूं। इस शब्द का उच्चारण भर जादू के एक झटके से बीती सदियों के सुसंस्कृत जीवन की तस्वीर सामने खड़ी कर देता है। दुनिया में कोई देश नहीं जिसके पास ऐसा इतिहास, ऐसी संस्कृति, ऐसा नाम हो जिसकी उम्र सहस्राब्दियों में गिनी जाती हो। कोई देश नहीं जिसने इतने दमन, इतने अपमान
और इतनी लंबी गुलामी से गुजर कर भी अपना नाम और अपना जीनियस बचाए रखा हो। हजारों साल बाद भी हमारा देश आज भी भारत कहलाता है। वैदिक काल से ये नाम हमारे साहित्य में है। हमारे पुराणास ने इसका गुणगान किया है। स्वर्ग में देवता इस देश का नाम स्मरण करते रहे हैं। देवताओं की गहरी इच्छा है कि भारत की पवित्र भूमि पर जन्म ले, और वो गिनाते चले गए। इस शब्द के साथ क्या क्या याद आता है? ऋग्वेदा के मंत्रास और महर्षिस का सत्य दर्शन, उपनिषद के वो ओजस्वी शब्द, उठो जागो लक्ष्य पाओ, लॉर्ड कृष्ण की प्रैक्टिकल फिलॉसफी, लॉर्ड बुद्धा जिन्होंने दुनिया से कहा कि सबसे बड़े कल्याण को जीवन का वॉचवर्ड बनाओ, शंकराचार्य जिन्होंने दुनिया को नई दृष्टि दी, भगवान रामा की धनुष टंकार जिसकी गूंज हिमालय और समुद्रों तक गई, और लॉर्ड कृष्ण का वो चक्र जिसने इस भूमि का बोझ हल्का किया। ये सब संविधान सभा के रिकॉर्ड में 18 सितंबर 1949 के दिन। और आखिरी आवाज सबसे बेधड़क, हरगोविंद पंत यूनाइटेड प्रोविंसेस से, जो भारतवर्षा चाहते थे और इंडिया को पूरी तरह हटाना चाहते थे। उनकी दलील रोजमर्रा से शुरू होती है। ये शब्द तो हमारे दैनिक धार्मिक कर्तव्यों में है। संकल्प पढ़ते हुए, जाम्बू द्वीपाय भारतवर्षे भारतखंडे आर्यवर्ताय। नहाते वक्त तक हम यही कहते हैं। कालिदासा ने अपनी अमर रचना में दुष्यंता शकुंतला के पुत्र भारत को लिखा, जो बचपन में शेर के बच्चों से खेलता था। फिर समझ नहीं आता, इतना सब जानते हुए हम दिल से भारतवर्ष अपनाने में हिचकते क्यों हैं? और फिर वो हिस्सा जो चुपता है, जस का तस, जहां तक इंडिया शब्द की बात है, मेंबर्स को इससे जाने क्यों लगाव है, मैं सच में नहीं समझ पाता। हमें जानना चाहिए, ये नाम हमारे देश को विदेशियों ने दिया, जो इस भूमि की दौलत सुनकर इसकी तरफ खींचे और हमारी आज़ादी छीनकर हमारा धन हासिल किया। अगर हम फिर भी इंडिया शब्द से चिपके रहे, तो इसका मतलब बस इतना है कि हमें इस अपमानजनक शब्द पर शर्म नहीं, जो एलियन शासकों ने हम पर थोपा। वो कहते हैं, मैं उत्तर के उन लोगों की आवाज़ हूँ जहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, बागेश्वर और मानसरोवर जैसे पवित्र स्थान हैं। उस इलाके के लोग चाहते हैं नाम भारतवर्षा हो। इन डिटेल्ड डिस्कशंस के बाद डॉक्टर अंबेडकर की अमेंडमेंट इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 में अडॉप्ट हुई। किताब का निष्कर्ष, वर्जन चाहे जिसका चला हो, डिबेट से साफ है कि असेंबली के मेंबर्स भारत के सिविलाइजेशनल महत्व, उसकी पहचान और उसकी ज्योग्राफिकल हब से, जैसा भारत की इंडिजिनस एपिस्टेमोलॉजी बताती है, पूरी तरह वाकिफ थे। ऐसा नाम अपनाकर जो मिडिल ईस्टर्न और यूरोपियन दोनों कॉलोनियलिटीज के आने से पहले की सिविलाइजेशनल पहचान की तरफ लौटता है, फ्रेमर्स ने ये पोजीशन सीमेंट कर दी। आज़ाद भारत इंडिक सिविलाइजेशन का सक्सेसर स्टेट है, और ये एपिसोड 6 वाले 8वीं सदी के कट ऑफ से कंसिस्टेंट है। फ्रेमर्स और मुखर्जी जैसे स्कॉलर्स इंडिक सोर्सेस के इस्तेमाल तक एक ही पेज पर किताब यही नहीं रुकती। ये भी आर्ग्यू किया जा सकता है कि इंडिया और भारत दोनों रखना एक ड्यूअल पर्सोना है। कुछ लोग इंडिया से आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ भारत से। डीकोलोनियलिटी की मांग, लेखक के शब्दों में, नाम सिर्फ भारत रहे और भारत को इंडिया के चश्मे से देखने की आदत हिस्ट्री, नॉलेज प्रोडक्शन, एजुकेशन और लॉ के मैदानों में ठीक की जाए। एक सेकंड रोकिए। अभी जो डुअल पर्सोना वाली बात सुनी, उसे खुद पर लगाकर देखिए। आप खुद को किस नाम से जोड़ते हैं? इंडिया से, भारत से या दोनों से? मौका देखकर कोई सही गलत जवाब नहीं, बस ईमानदार जवाब कमेंट में लिखिए। और अब चैप्टर का सबसे भारी हिस्सा, पड़ाव 6, डिजाइन का। किताब यहां एक शार्प लकीर खींचती है। समाज के स्तर पर भारत एक जीवित सिविलाइजेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिविलाइजेशन स्टेट भी है। उसके शब्दों में, जो स्टेट किसी सिविलाइजेशन पर प्रिजाइड भर करता है, वो सिविलाइजेशन स्टेट नहीं है। सिविलाइजेशन स्टेट वो स्टेट है जो अपने समाज के सिविलाइजेशनल कैरेक्टर के प्रति कॉन्शियस हो
और खुद को सिविलाइजेशनल लाइंस पर स्ट्रक्चर करे। तो नाम से आगे जाकर देखना होगा, क्या इंडियन स्टेट की बनावट और उसका कामकाज इस होश में है कि जिस समाज पर वो प्रिजाइड करता है वो एक फेडरल सिविलाइजेशन है, यूरोपियन अर्थ वाला नेशन नहीं। स्पेसिफिकली क्या स्टेट इस सिविलाइजेशन के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स पर खड़ा किया गया है, और क्या उसका पॉलिटिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिज्म से देखा जाए तो कॉलोनियल कॉन्शियसनेस की जगह इंडिक कॉन्शियसनेस लाने के लिए डिज़ाइन हुआ है। इन सवालों के जवाब के लिए किताब लौटती है मुखर्जी के उस कंक्लूजन पर जिसके बारे में लेखक कहते हैं इसे बार बार पढ़ना चाहिए। मुखर्जी का ब्लूप्रिंट सुनिए। किताब इसे लंबा रिप्रोड्यूस करती है, हम भी पूरा चलेंगे। पहला सूत्र, जहां देश मटीरियल पोजेशन से ज्यादा कल्चरल पोजेशन हो वहां हथियाने की इंस्टिंक्ट कम, डिसइंटरेस्टेड बांटना और साझा जीवन ज्यादा। इसीलिए इंडिया बहुत पहले मैनी रेसेस कल्ट्स एंड कल्चर्स का हैप्पी होम बन गया। को एग्जिस्टिंग इन कॉन्कॉर्ड, ना ओवरलॉर्डशिप की तलाश, ना एक दूसरे का एक्सटर्मिनेशन। ऐसे कॉम्पोजिट सिस्टम्स रेस, भाषा, सिविल और पर्सनल लॉ, सोशल स्ट्रक्चर और रिलीजियस कल्ट, हर चीज में रैडिकल डाइवर्सिटी समेट लेते हैं। बाकी नेशनल सिस्टम्स ऐसी डाइवर्सिटी की पॉसिबिलिटी ही एक्सक्लूड कर देते हैं और यूनिफाई करने की कोशिश में टूट जाते हैं। मुखर्जी का तंज, फेडरेशन एंड इंपीरियलिज्म हैव परहैप्स बीन बॉर्न टू लेट फॉर देयर टास्क। दूसरा सूत्र, ऐसे सिस्टम्स की सोशल और पॉलिटिकल कॉम्पोजिशन का यूनिट इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप है। परिवार, विलेज कम्युनिटी, कास्ट और वैसी ही दूसरी कॉरपोरेशंस जिन पर मुखर्जी ने अलग किताब लिखी, लोकल गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया। ये प्रिंसिपल एटॉमिक यूनिट्स की टकराहट मिनिमाइज करता है, पार्ट्स को होल में हार्मोनाइज करता है। और कानून, लॉ इज नॉट एन आर्टिफिस बट ए नेचुरल ग्रोथ ऑफ कंसेंसस एंड कम्युनल लाइफ। कानून कोई गढ़ी हुई चीज नहीं, सहमति और सामुदायिक जीवन की नेचुरल ग्रोथ है, किसी सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी का हुक्म, फरमान या डिक्री नहीं। स्टेट और ग्रुप्स का रिश्ता को पार्टनरशिप का, साझेदारी का। स्टेट ग्रुप्स को नहीं बनाता, ग्रुप्स स्टेट को इस्टेब्लिश करते हैं, स्टेट उन्हें। मुखर्जी लिखते हैं, हिंदूज का जीनियस इस बुनियादी उसूल से इतिहास की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी चिपका रहा। मोहम्मदन रूल के अंदर भी वो अपनी उसी अल्टीमेट पॉलिटिकल क्रीड पर लौट आए, सेल्फ प्रेजर्वेशन के लिए। और तीसरा सूत्र जो बताता है कि ये सिविलाइजेशन हमलों में बची कैसे, इंडिविजुअल और स्टेट के बीच की इंटरमीडिएट बॉडीज, यही असली सीट्स एंड सेंटर्स ऑफ नेशनल एक्टिविटी थीं। जब ऐसा स्टेट विदेशी कब्जे में जाता है तो नेशन अपनी जिंदगी और कल्चर उस बड़े ज्यादा वाइटल हिस्से से बचा लेता है जो सेंट्रल अथॉरिटी से बाय डिजाइन इंडिपेंडेंट है। जो गया वो बॉडी पॉलिटिक का एक इन्फीरियर इनसिग्निफिकेंट अंग भर था। वाइटल ऑर्गन्स पूरी तरह इंटैक्ट, स्क्रीन की लाइन पर ये जैसे बस बाहरी मोर्चा गिरा हो। नेशनल लाइफ का मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड एलियन अग्रेशन के हमलों के आगे फर्म और एंटायर खड़ा है। यही वजह है कि हिंदू कल्चर का इतिहास अनइंटरप्टेड रहा और अंत में मुखर्जी की दृष्टि दुनिया तक जाती है। इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट रिलेशंस एक ही टाइप के होते हैं। जो स्टेट अपने भीतर ग्रुप्स को एब्जॉर्ब करता है वो बाहर भी मिलिटरिस्ट डोमिनेशन दिखाएगा। इंडियन टाइप का विस्तार एब्जॉर्प्शन या एक्सटर्मिनेशन से नहीं, जेनरस कॉम्प्रहेंशन से होगा। लीग ऑफ नेशंस जिस सिंथेसिस के लिए होपलेसली स्ट्राइविंग है, नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म की उस रेकन्सिलिएशन का प्लान इंडियन पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शंस में पहले से है। उनकी आखिरी उम्मीद जस की तस इंडियन एक्सपेरिमेंट, उस फार ऑफ डिवाइन इवेंट की तरफ हमारी प्रगति का मच नीडेड गाइड होगा। पीस ऑन अर्थ एंड गुडविल अमंग मैन। अब लेखक इस ब्लूप्रिंट से 60 टेकअवेज खींचते हैं। चैप्टर का सबसे कंटेम्पररी हिस्सा। पहला, कल्चरल बनाम मटीरियल पोजेशन का फर्क ठीक वही है जो यूरोपियन कॉलोनाइजर के टेरिटोरियल नेशनलिज्म और इंडिक नेटिव के कल्चरल वेनरेशन में है। डीकोलोनियलिटी की भाषा में रिलेशनल कस्टोडियनशिप, रखवाली का रिश्ता,
मालिकी का नहीं। इसी ने भारत को धार्मिक फोल्ड के भीतर डाइवर्स सेक्ट्स का मेल्टिंग पॉट बनने दिया, और यही उसे उन दोनों कॉलोनियलिटीज से अलग करता है जो डोमिनेशन या अनाहिलेशन पर और डिवाइनली ऑर्डेन्ड टेरिटोरियल एक्सपेंशन के यकीन पर खड़ी है। किताब आगे कहती है, जब तक ये डाइवर्जेंस और इनकम्पैटिबिलिटी रहती है, इंडिक सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस के पास दोनों कॉलोनियलिटीज को जस्टिफाइड सर्कमस्पेक्शन और विजिलेंस, जायज़ चौकसी से देखने के अलावा ऑप्शन नहीं है। हिस्ट्री इसकी गवाह है, भारत में भी और दुनिया में भी। और फिर लेखक की सबसे दूर तक जाने वाली लाइन, चूंकि भारत ही इंडिक कॉन्शियसनेस का इकलौता नेचुरल होमलैंड है, इंडियन स्टेट की सिविलाइजेशनल ड्यूटी है कि ये स्पेस ऐसा ही रहे। किसी और कॉन्शियसनेस का अकोमोडेशन दो शर्तों पर टिका है। एक, भारत और इंडिक कॉन्शियसनेस के अनडिनाएबल इनसेपरेबल रिश्ते की इज्जत, और दो, उन टेनेट्स को छोड़ना जो इंडिक कॉन्शियसनेस को डीह्यूमनाइज करते हैं या उसके एक्सटर्मिनेशन की बात करते हैं, स्क्रिप्चर से सैंक्शनड हो या नहीं। दूसरा टेकअवे, कल्चरल पोजेशन में छिपा है जियोग्राफी का डेफिकेशन, और इस रिलेशनल लैंड ऑन्टोलॉजी को बनाए रखना इंडिजिनस कॉन्शियसनेस के बचाव के लिए क्रिटिकल है। ये बॉर्डर्स के पॉलिटिकल अप्रोच को भी छूता है और डेवलपमेंट की डेफिनेशन को भी। उसूल, इस सेक्रेट जियोग्राफी का कोई हिस्सा सिर्फ नेचुरल रिसोर्स वाली यूटिलिटी की कसौटी पर नहीं परखा जाएगा। इस कल्चरली रूटेड नज़र को फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ घास की एक पत्ती भी उगती है या नहीं। और वो शब्द मैंने यूं ही नहीं चुने। किताब दर्ज करती है 1962 में चाइनीज अग्रेशन के बैकड्रॉप में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी सेक्रेट जियोग्राफी के एक हिस्से के लिए यही शब्द इस्तेमाल किए थे, यूजलेस अनइनहैबिटेबल लैंड, जहां घास की एक पत्ती तक नहीं उगती। किताब का पॉइंट ये दिखाता है कि 1962 तक भी भारत अपनी वेनरेशन वाली स्पिरिट से कितना दूर जा चुका था। ठंडा, डाउनराइट यूटिलिटेरियन टेरिटोरियल अप्रोच। लेखक की राय, हर इंच पवित्र है और उसकी सैंक्टिटी इनवायलेबल। ये भावना सीमाओं की इंटेग्रिटी की उस मर्केंटाइल यूरोपियन अप्रोच से कहीं बड़ी ड्राइविंग फोर्स है जो हमारी कॉन्शियसनेस में रिस गई है। यही सबवर्जन डेवलपमेंट में दिखता है। इकोलॉजिकली फ्रैजाइल इलाकों को सेक्रेड पिलग्रिमेज मानने का सिविलाइजेशनल लॉजिक मॉडर्न इंडियन स्टेट पर पूरी तरह लॉस्ट है। उसे रिलीजियस टूरिज्म और इको टूरिज्म का ऑब्सेशन है, जबकि नेचर फेथ पेट्रियटिज्म की उस बुनियादी मैट्रिक्स की इज्जत घट रही है जो इस सिविलाइजेशन को बनाती है और जिसमें नॉन ह्यूमंस और उनके हैबिटेट के अधिकार भी शामिल हैं। भारत की सिविलाइजेशन नेचर को एनवायरनमेंटलिज्म नाम का एक सब्जेक्ट बनाकर चेकलिस्ट का डिब्बा नहीं बनाती। वो उसे वर्ल्ड व्यू के दिल में रखती है, उसके हर रूप में डिविनिटी देखती है। और इस पर उंगली उठाओ तो लेबल्स मिलेंगे, ट्री हगर, लडाइट, एंटी डेवलपमेंट, तीनों टिपिकली वेस्टर्न, यानी रिएक्शन तक में कॉलोनियलिटी। ना पोजीशन इंडिजिनस, ना विरोध का जवाब। और किताब किसी को नहीं बख्शती। ये एटीट्यूड किसी एक डिस्पेंसेशन, किसी एक सरकार तक सीमित नहीं, चाहे इस मिट्टी की कॉन्शियसनेस से कमिटमेंट के पब्लिक दावे कुछ भी हों। फर्क बस इंटेंट और डिग्री का है। एक कॉलोनियलिटी को एक्टिवली बढ़ाता है क्योंकि उसे अतीत में कोई वैल्यू नहीं दिखती। दूसरा नेटिव कॉन्शियसनेस में कुछ वैल्यू देखकर भी अनकॉन्शियस कॉलोनियलिटी से ग्रस्त है। पर फॉल्स सिमेट्री भी मत खींचो। जिस डिस्पेंसेशन और एस्टैब्लिशमेंट ने आज़ाद भारत के फॉर्मेटिव ईयर्स संभाले, समाज के स्तर की एंट्रेंच्ड कॉलोनियलिटी की प्राइमरी जिम्मेदारी उसी की है। कॉलोनियल एजुकेशन जारी रखकर पीढ़ियों को कॉलोनियलाइज करने में उसका बड़ा हाथ है, और ये नुकसान पलटना किसी भी पैमाने पर आसान नहीं। साथ में इंडिजिनस सोसाइटी भी अपनी जिम्मेदारी ले। कल्चर और सिविलाइजेशन के मामले पूरी तरह स्टेट पर छोड़कर उसने अपनी इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस उसी स्टेट के चरणों में गिरवी रख दी, और अब खुद को उस स्टेट के रहमो करम पर पाती है जिसने ज्यादातर उन्हीं कॉलोनियलिटीज को पैंडर किया है। इसीलिए डीकोलोनियलिटी एक एग्जिस्टेंशियल सिविलाइजेशनल इम्पेरेटिव है। कम से कम नेचर, नॉलेज और फेथ जो आपस में जुड़े हैं हिस्ट्री, एजुकेशन, डेवलपमेंट और लॉ के मैदानों में,
ताकि समाज की सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस उसकी आने वाली इलेक्टोरल प्रायोरिटीज, चॉइसेस और पॉलिसीज में दिखे। तीसरा टेकअवे सब आइडेंटिटीज के लिए इस सिविलाइजेशन के फेडरल कैरेक्टर की रिकग्निशन कानून और पॉलिसी बनाते वक्त क्रिटिकल है, खासकर फेथ, हिस्ट्री, नॉलेज प्रोडक्शन, एजुकेशन, भाषा और वेज ऑफ लाइफ, पर्सनल लॉज समेत के मामलों में। इसीलिए जब किसी भी रैल में, इंक्लूडिंग एंड स्पेशली इन सिविल लॉ, यूनिफॉर्मिटी की बात चले तो पहले इस सिविलाइजेशन का फेडरल कैरेक्टर और उसके सर्वाइव करने की वजह याद की जाए, तब कहीं जाकर किसी यूरोपियन स्टाइल नेशनल ट्रीटमेंट का सोचा जाए। किताब का सूत्र कम से कम भारत के कॉन्टेक्स्ट में होल उतना ही मजबूत है जितने उसके पार्ट्स, और पार्ट्स का सर्वाइवल होल के वजूद पर टिका है। ये बैलेंस बचाना कहने जितना आसान नहीं, पर स्टेट इसके लिए कमिटेड हो और कमिटेड दिखे भी तो वही भारत की सिविलाइजेशनल, पॉलिटिकल और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को होम ग्रोन या बाहरी सेंट्रीफ्यूगल इंपल्सेस से बचाता है। चौथा, कानून की फितरत। मुखर्जी से सीधा सबक फेडरल सिविलाइजेशन होने का नतीजा है कि कानून उस कम्युनिटी की प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंसेस से सिग्निफिकेंटली इन्फॉर्म्ड हो जिस पर वो लागू होगा। प्राचीन भारत में कानून शासक के टॉप डाउन फरमान नहीं थे, ज्यादातर समाज के कलेक्टिव एक्सपीरियंस की कोडिफिकेशन थे, जब तक रेलेवेंट रहे। इसी सेंस में मुखर्जी इशारा करते हैं स्मृतिज शायद प्रिस्क्रिप्टिव से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव थीं, हुक्मनामे नहीं, समाज का वर्णन। तो स्मृतिज पर यूरोपियन कानून वाले चश्मे से बैठकर फैसले सुनाना बहुत कम समझदारी की बात है, क्योंकि कॉलोनियल और इंडिक में कानून की समझ ही बुनियादी तौर पर अलग है। लॉ मेकिंग का डिसेंट्रलाइजेशन और फेडरलाइजेशन, उसे समाज की नब्ज पर हाथ रखने वाली ऑर्गेनिक प्रोसेस बनाना, मुखर्जी की सोच का सबसे बड़ा टेकअवे और उनकी चेतावनी। भारत को उसके धार्मिक फेडरल कैरेक्टर से स्ट्रिप्ट एक यूनिटरी नेशन स्टेट की तरह ट्रीट मत करो। सत्ता के गलियारों में गंभीरता से सुनी जानी चाहिए। सत्ता चाहे किसी की हो, आइडियोलॉजी कुछ भी बताई जाए। और इस डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच की एग्जिस्टेंशियल कीमत भी मुखर्जी ने सिंटिलेटिंग क्लैरिटी से पकड़ी थी। भारत ने हमेशा समाज की उस आज़ादी और ड्यूटी पर भरोसा रखा कि वो स्टेट से इंडिपेंडेंट संस्थाएं खड़ी करे जो उसकी कीमती वैल्यूज़ की हिफाजत करे और स्टेट के सामने समाज के इंटरेस्ट्स डिफेंड करे। स्टेट से आर्म्स लेंथ दूरी वाली इन्हीं संस्थाओं ने इंडिक समाज के कोर को बार बार के इस्लामिक इन्वेजन्स और सिस्टमैटिक यूरोपियन क्रिश्चियन कॉलोनाइजेशन की तोड़फोड़ से लगभग अनछुआ रखा। और अब आयरनी सुनिए, किताब के शब्दों का वजन महसूस कीजिए। आज़ाद मॉडर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं सोसाइटल ग्रुपिंग्स, स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस का हुआ है, क्योंकि इंडियन स्टेट और इंडिजिनस सोसाइटी दोनों ने यूरोपियन कॉलोनाइजर की सैंक्टिमनी और जजमेंट को नए कन्वर्ट के ज़ील से आगे बढ़ाया। हर ऐसा सिस्टम सिविलाइजेशनल नर्व सेंटर्स यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप तक स्टेट के साये में ले लिया गया। नतीजा, इंडिक सोसाइटी अपने पोर इंटरेस्ट्स के लिए पूरी तरह स्टेट डिपेंडेंट और स्टेट ग्रेटर कॉलोनियलाइजेशन की सड़क पर रफ्तार से सिविलाइजेशनल स्टेट की लिप सर्विस करते हुए। और सबसे तीखा कॉन्ट्रास्ट, जिन वर्ल्ड व्यूज़ ने इंडिक कॉन्शियसनेस से पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की हिस्टोरिकली मार्क्ड इनेबिलिटी दिखाई है, उन्हें अपनी ग्रुपिंग्स और इंस्टीट्यूशंस बचाने की कहीं ज़्यादा आज़ादी है, लगभग बिना स्टेट के दखल के, माइनॉरिटीज़ के अधिकारों के नाम पर। नतीजा किताब का, इंडिक सिविलाइजेशनल वर्ल्ड वी अपने ही होमलैंड में डिसएम्पावर्ड, डीकॉलोनाइजेशन के बावजूद। शायद किसी और देश को डीकोलोनियलिटी की इतनी डायर ज़रूरत नहीं जितनी भारत को, जिस स्टेप मदरली ट्रीटमेंट से इंडियन स्टेट अपनी नेटिव कॉन्शियसनेस के मानने वालों से पेश आता है। पांचवां टेकअवे, और लेखक खुद वार्निंग देते हैं, आई एक्सपेक्ट टू रेज क्वाइट अ फ्यू हैकर्स विद दिस पॉइंट। इस बात पर कई लोगों के कान खड़े होंगे। सिविलाइजेशन स्टेट में कोर यूनिट इंडिविजुअल नहीं होता, ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप्स। लॉजिक, यूरोपियन स्टाइल नेशन स्टेट नेशन की प्रेमिस पर बना है, भाषा, फेथ या एथनिसिटी से बंधे लोग। उस इंटरनल होमोजेनिटी में इंडिविजुअल को कोर यूनिट मानना सेंस भी बनाता है, शायद डिजायरेबल भी है। उसके राइट्स स्टेट
और दूसरे इंडिविजुअल से बचाने हैं। पर सिविलाइजेशन स्टेट में हर ग्रुप को अपनी पहचान दूसरे ग्रुप से भी और स्टेट से भी बचाने में जायज दिलचस्पी है। तो एक तरफ दावा करना कि भारत सिविलाइजेशन स्टेट है और दूसरी तरफ आर्ग्यू करना कि उसने इंडिविजुअल राइट सुप्रीम रहे। किताब के शब्दों में लॉजिकली, हिस्टोरिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली इनकॉन्ग्रुएंट असर्शंस हैं, जिनकी इम्प्रैक्टिकलिटी, कॉलोनियलिटी और नाइवटे चेहरे पर लिखी है। सिर्फ वही दिमाग जो यूरोसेंट्रिक वेस्टर्न नॉर्मेटिव आइडियाज में पूरी तरह रंगा हो और सिविलाइजेशन स्टेट की लिप सर्विस करता हो। सिविलाइजेशन समाज के कोर में इंडिविजुअल को रखकर पूरे पॉइंट को लाइट ईयर से मिस कर सकता है। पर शर्तें क्या है? ध्यान से सुनो, किताब खुद क्लैरिफाई करती है तो मैं भी करूंगा। मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सिविलाइजेशन स्टेट में इंडिविजुअल के कोई राइट्स नहीं, या हर सिचुएशन में इंडिविजुअल का राइट ग्रुप के आगे झुके। केस सिर्फ इतना है जहां इंडिविजुअल की विम, मन मर्जी को राइट का लिबास पहनाया गया हो और उसका असर ग्रुप के, दूसरे ग्रुप्स के या सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाता हो, वहां वो राइट ग्रेटर गुड से ट्रेड ऑफ होगा। और यूरोप, किताब कहती है, मल्टीकल्चरलिज्म से अपनी चल रही ट्रस्ट और नेशनल आइडेंटिटीज पर उसके असर के बाद वेस्ट खुद इस पोजीशन की रोशनी देखने लगा है। लेखक की कंसिडर्ड पोजीशन भारत के कॉन्टेक्स्ट में, जहां इंडिक कॉन्शियसनेस ने अनपैरेलल्ड पैमाने की सबजुगेशन झेली है और दोनों कॉलोनियलिटीज का डेमोनाइजेशन अंदर बाहर आज भी जारी है, इंडिक वर्ल्ड व्यू सिर्फ अपनी ग्रुप आइडेंटिटीज और राइट्स की रिकॉग्निशन से बच सकता है। ये सर्वाइवल का सवाल है। 1300 साल का इतिहास उनके लिए बोलता है जो ईमानदारी से सुनने को तैयार हो। और अगर इस पोजीशन को इलिबरल कहा जाए, किताब का दो टूक जवाब, तो इसका मतलब है लिबरलिज्म को कॉलोनियलिटी के लिए वेपनाइज कर दिया गया है, या वो फंडामेंटली कॉलोनियल ही है, विच इज परहैप्स द केस। दोनों सूरतों में इंडिजिनस पहचानों के लिए जहर। इसलिए डीकोलोनियलिटी इसका सामना हेड ऑन करे, क्योंकि उसके गोल्स इंडिजिनस कॉन्शियसनेस के लिए, एंड डेयर आई से द एंटायर वर्ल्ड, लिबरलिज्म के गोल से कहीं ज्यादा जरूरी है। छठा टेक अवे, मुखर्जी भारत के इंटरनल एक्सपीरियंस को दुनिया के लिए टेम्पलेट मानते हैं, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट दोनों रिलेशंस में, क्योंकि भारत का रास्ता अकोमोडेशन का है, एसिमिलेशन का नहीं। पहला सिविलाइजेशन का अप्रोच है, दूसरा यूरोपियनाइज्ड नेशन स्टेट का। और अकोमोडेशन कोई थ्योरी नहीं, इतिहास है। भारत ने उन कल्चर्स और ओईटी सिस्टम्स को भी जगह दी जिनके कॉन्शियसनेस के केंद्र इस सेक्रेड ज्योग्राफी से बाहर हैं। क्रेडिबल इंस्टेंसेस मौजूद हैं, ऐसे ग्रुप्स जिनकी ओईटीज भारत से डायमेट्रिकली ऑपोजिट थी, फिर भी यहाँ बिना परसिक्यूशन के अपनी इंडिविजुअलिटी खोए बिना फले फूले। ज्यूज जिन्हें प्री क्रिश्चियन यूरोपियन इंपेरियलिज्म ने होमलैंड से निकाला, और ज़ोरोएस्ट्रियंस जिन्हें मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिज्म में। किताब वजह भी दर्ज करती है, उन्होंने कोएग्जिस्टेंस के बड़े इंटरेस्ट में अपने कुछ स्क्रिप्चरल मैंडेट्स किनारे रखे और भारत की वेलकमिंग फितरत के लिए ग्रैटिट्यूड का भाव रखा। और दुनिया के लिए सबक, मुखर्जी के हिसाब से कोई सॉवरेन पावर अपनी वैल्यूज दूसरों पर ना थोपे, नियत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। जब तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वेस्टफेलियन नेशन स्टेट वैल्यूज पर चलती है, जिनमें सेक्युलराइज्ड क्रिश्चियन यूरोपियन एक्सपेंशनिज्म के बीज हैं, और दूसरे वर्ल्ड व्यूज के लिए एक मार्क्ड इनटॉलरेंट टॉलरेंस, तब तक कोई इंटरनेशनल बॉडी दुनिया को शांति नहीं दिला पाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ और इंस्टीट्यूशंस यूरोपियन प्रोविंशियलिज्म के यूनिवर्सलाइजेशन पर खड़े हैं। ऐसे अप्रोच में कॉन्फ्लिक्ट चेहरे पर लिखा है। इसीलिए मुखर्जी मानते थे फेडरल सिविलाइजेशन के तौर पर भारत का जिया हुआ अनुभव बाकी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण, बीकन ऑफ होप हो सकता है। और सातवां टेकअवे, मुखर्जी के भारत के सिविलाइजेशनल कैरेक्टर या उसकी फंडामेंटल यूनिटी के व्यूज का कोई हिस्सा एथनोसेंट्रिज्म की प्रेमिस पर नहीं टिका। कल्चरल यूनिटी पर जोर खुद एथनोसेंट्रिज्म के हर इल्जाम का सीधा रेफ्यूटेशन है। कॉलोनाइजर के भारत कभी नेशन नहीं था वाले ताने के जवाब में भी मुखर्जी को ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी
कि हम एक एथनिसिटी, एक भाषा या क्रिश्चियन अर्थ वाले एक रिलीजन से बंधे नेशन हैं। उनका शांत जवाब था, यूरोपियन नेशनहुड का पैमाना ही रिजेक्ट। भारत को समझने का सही लेंस है फेडरल सिविलाइजेशनलिज्म। मुखर्जी ने अपने दौर के यूरोपियंस के एक अच्छे क्रॉस सेक्शन को कायल भी कर लिया था, पर अनफॉर्चुनेट कंटेम्पररी रियलिटी किताब के शब्दों में कॉलोनियलाइज्ड इंडियंस आज भी भारत के बारे में कॉलोनियल अजम्पशंस को ही मानते हैं और भारत की कल्चरल यूनिटी को एथनोसेंट्रिज्म और जीनोफोबिया से कॉन्फ्लेट करते हैं। ये खुद कॉलोनियल एथनोसेंट्रिज्म के इंटरनलाइजेशन और उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी को कबूल कर लेने का प्रूफ है। पड़ाव 7, बाकी गवाह और फिर आईना। मुखर्जी अकेले नहीं थे। जादूनाथ सरकार, इंडिया थ्रू द एजेस 1928। हमारे इतिहास का कोई भी केयरफुल स्टूडेंट इंडियन लोगों की एक सुप्रीम वाइटल खासियत से टकराए बिना नहीं रह सकता। एक डिस्टिंक्ट टाइप के रूप में उनकी वाइटैलिटी, अपनी अलग सिविलाइजेशन और सदियों के विदेशी राज के बाद भी उतना ही एक्टिव दिमाग। आज के इंडियन बेशक एक कॉम्पोजिट एथनिकल प्रोडक्ट हैं, पर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑरिजिन्स में जो भी रहे हो, सब ने एक कॉमन इंडियन स्टैम्प हासिल की है। सब एक कॉमन कल्चर में योगदान दे रहे हैं। और सबसे मज़ेदार गवाही विरोधी पक्ष से सर हर्बर्ट लेस्ली, जो इंडियंस के एक लोग होने के दावे पर बेहद स्केप्टिकल थे, उन्हें भी मानना पड़ा। शब्द स्क्रीन पर है, फिजिकल और सोशल टाइप, भाषा, कस्टम और रिलीजन की मैनिफोर्ड डाइवर्सिटी के नीचे अब भी एक खास अंडरलाइन यूनिफॉर्मिटी ऑफ लाइफ पहचानी जा सकती है। हिमालय से केप कोमोरिन तक असल में एक इंडियन कैरेक्टर है, एक जनरल इंडियन पर्सनैलिटी जिसे हम उसके कंपोनेंट्स में तोड़ नहीं सकते। और सरकार का निष्कर्ष, इस कॉमन इंडियन टाइप ने वक्त की कसौटी झेली है। डायनास्टिक रेवोल्यूशंस, विदेशी हमले, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, नेचुरल डिजास्टर्स, हजारों साल के कैटेक्लिज्मिक बदलावों में देखी इसकी जीवन शक्ति ही इसके जीने का सबसे बड़ा हक है। सरकार ने वो एजेंसीज भी गिनाई जिन्होंने इंटरनल आइसोलेशन तोड़कर एक एन इंडियन कम्युनिटी ऑफ आइडियाज, कस्टम्स और कल्चर बनाई। चारों स्क्रीन पर हैं, तीर्थयात्री विद्यार्थी, किस्मत आजमाने निकला सिपाही, इंपीरियल कॉन्करर और सबसे दिलचस्प कनौज या प्रयाग, मेवार या मरवार जैसे ब्लू ब्लड केंद्रों से बुलाया गया दामाद, हाइपरगैमी के लिए यानी दूर बसे परिवारों का सोशल स्टेटस उठाने के लिए। और शहरों का जाल, हर प्रांत के महान होली सिटीज, सब इंडियंस के लिए सैंक्टिटी के स्रोत थे। और साथ में हाईएस्ट संस्कृत लर्निंग की सीट्स, सरकार की उपमा में मिडीवल पेरिस यूनिवर्सिटी जैसे बनारस और नालंदा, मथुरा और टैक्सिला, उज्जैनी और प्रयाग, कांची और मदुरा, और कुछ हद तक बंगाल का नावद्वीप। उत्तर की सीक्रेट नदियां मंदिर, दक्षिण के लोगों की जीवन भर की यर्निंग थे। और पुरी, कांची, सेतुबंध, श्रृंगेरी, द्वारका, नासिक के लिए उत्तर से तीर्थयात्री विशाल दूरियां पार करते थे। जो यात्रा नहीं कर सकते थे, उनके लिए साउथ की नदियों शहरों को नॉर्थ के नाम दे दिए गए। मदुरा सदन मथुरा है, गोदावरी सदन गैंजीज है, गंगा गोदावरी। और शंकराचार्य से चैतन्य तक महान स्कॉलर्स और सेंट्स हिंदू इंडिया के एक छोर से दूसरे तक गए, डिस्प्यूटेशन में जीतते हुए, जैसे समुद्रगुप्ता जैसे राजा दिग्विजय पर अस्त्रों से गए। सरकार की बात का वजन, दिस प्रीसपोज्ड कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, ये सब पहले से मौजूद कल्चरल एकता के बिना हो ही नहीं सकता था। और गवाहों की कतार यही खत्म नहीं होती। यही निष्कर्ष R.C. मजुमदार, H.C. रे चौधरी और कालीकिंकर दत्ता की एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1946 में, और फिर मजुमदार की एंशिएंट इंडिया 1952 में दोहराए गए। किताब का सार, फ्रीडम मूवमेंट के आसपास इंडिक स्कॉलर्स का एक बड़ा कॉरस भारत का सिविलाइजेशनल स्टेटस प्रोक्लेम कर रहा था। शायद यही ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के एंशिएंट लैंड और आर्टिकल 1 के भारत की प्लॉजिबल वजह है। अब वो आईना जो उस दौर के एटमॉस्फेरिक्स दिखाता है, और लेखक की नज़र में इन स्कॉलर्स की डिग्निटी, पॉइस
और क्लैरिटी को और बड़ा बनाता है। 1935 अमेरिकन हिस्ट्री प्रोफेसर ब्रूस टी मैकली का 21 पन्नों का पेपर द जर्नल ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू नेटिव राइटर्स स्टेटेड मकसद एकेडमिक था, पर भाषा किताब के शब्दों में शियर कॉन्डेसेंशन और कॉन्टेम्प्ट से रीक्स करती है। शब्द स्क्रीन पर है। मुखर्जी जैसों की एंशंट इंडिया की यूनिटी को रिलीजन कल्चर में पढ़ने की कोशिश, रैशनलाइजेशन ज्यादा लगती है, एक्सप्लेनेशन कम। अतीत के गौरव से रोमांटिक अटैचमेंट रखने वाले ये लेखक इतिहास के एविडेंसेस के लिए कैवलियर डिसरिगार्ड से खुद आलोचना बुलाते हैं। और असली लाइन ये, कहीं ज्यादा वेटी वो राइटिंग्स हैं जो इंडियन नेशनलिज्म की ओरिजिन्स उन इन्फ्लुएंसेस को देती हैं, ऑन द होल बेनेफिसेंट, कुल मिलाकर उपकारी, जो ब्रिटिश राज के नतीजे में इंडिया में बही। यानी इंडियन नेशनलिज्म इंडिजिनस नहीं, एग्जॉटिक है, नेटिव नहीं, फॉरेन हाथों का बोया हुआ। नेशन आइडिया का जर्म तक ब्रिटिश लाए। और किताब की सबसे कड़वी बात, मैकली की भविष्यवाणी प्रोफेटिक निकली। आज के भारत में एक्सपर्ट्स तक में मैकली के व्यूज को एको करने वाली आवाजें इंडिक स्कूल से ज्यादा हैं। इतिहास की पढ़ाई जितनी न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव बताई जाती है, उतनी है नहीं। और आयरनी की हाइट, किताब इसे बिना लाग लपेट लिखती है। इंडियन माइंड की कॉलोनियल कॉन्शियसनेस का बेस्ट कैप्चर ये है। वही व्यूज भारत के सिविलाइजेशनल कैरेक्टर और कल्चरल यूनिटी पर जो सारदा, मुखर्जी, सरकार, मजुमदार और बाकियों ने रखे थे, कहीं ज्यादा एंथुजियाज्म से वेलकम होते हैं जब वो इंडिया अ सीक्रेट जियोग्राफी नाम की किताब में आते हैं, जिसे लिखा है डायना एल एक् ने, वाइट वेस्टर्नर, और वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कंपैरेटिव रिलीजन और इंडियन स्टडीज की प्रोफेसर। क्यों? किताब का जवाब, कलोनियलाइज्ड इंडियन माइंड को इस बात से सुकून मिलता है कि एक वाइट वेस्टर्नर ने भारत की जियोग्राफी की सेक्रेड फितरत को रिकॉग्नाइज किया और अपनी पोजीशन को स्टैंडर्ड इशू कैरियर से ढक भी दिया। ये डर कि कहीं उसका काम एक एक्सक्लूसिव नए हिंदू नेशनलिज्म के फर्वर को हवा न दे। सारे सही डिब्बों में सही टिक, तो किताब के शब्दों में जस के तस, बोथ द मैसेंजर एंड द मैसेज आर कोशर और हलाल। पड़ाव 8, फैसला। किताब नटशेल में रखती है, भारत का इतिहास समझने वालों के लिए टिपिकली 2 ही एक्सेप्टेबल चॉइसेस हैं। या तो उस स्कूल को मानो जो भारत की एंटिक्विटी, यूनिटी और इंडिक कॉन्शियसनेस को डिनाई करता है, या उस व्यू को जो भारत की इंडिजिनस ओईटी की वैलिडिटी मानता तो है, पर कैवियाट के साथ। हिंदू नेशनलिज्म को इंडियन माइंड से एक्सॉर्साइज किया जाए, भूत की तरह उतारा जाए, और प्रेफरेबली दोनों स्कूल्स की आवाज़ें इंडियन ना हो, और हो तो उनके क्रेडेंशियल्स वेस्टर्न एकेडेमिया से सर्टिफाइड और वैलिडेटेड हो। कमी किसकी है? उन आवाज़ों की, इंडियन या नहीं, जो भारत की इंडिजिनस ओईटी में रूटेड होकर शांति से ये असर्ट करे कि इंडिक कॉन्शियसनेस को अपना स्पेस, फिजिकल भी मेंटल भी, रिक्लेम करने का हक है। ऐसी आवाज़ें क्यों नहीं चलती? क्योंकि उनका कॉन्सिक्वेंस मिडल ईस्टर्न और यूरोपियन कॉलोनियलिटीज़ का अदरिंग है। और किताब की केंद्रीय बात ऐसी असर्शन, जिसे क्रूडली और सिंप्लिस्टिकली हिंदू नेशनलिज्म कहा जाता है, दरअसल एक इंडिक सिविलाइजेशनल और डी कॉलोनियल रीअवेकनिंग है। साइलेंस्ड और लॉन्ग साइलेंट नेटिव के रिक्लेम और री एग्जिस्ट करने की डी कॉलोनियल अर्ज का एक्सप्रेशन। ये बात उन्हें कभी नहीं सूझती जो इस पर नाक सिकोड़ते हैं। और फोबिक कैरिकेचर का नतीजा किताब के लॉजिक में, अगर डी कॉलोनियल रीअवेकनिंग को हिंदू नेशनलिज्म कहकर डीमनाइज किया जाता है, तो इसका एक ही लॉजिकल मतलब निकलता है, दुनिया की हर कल्चर और सोसाइटी को डीकोलोनियल ऑप्शन का हक है, सिवाय भारत के। अगर भारत ने दोनों में से किसी कॉलोनियलिटी का धर्म अपना लिया होता, तो अमेरिकाज या अफ्रीका की तरह प्राइमरीली रेशियल फिल्टर लगाकर अपने अतीत का मातम करना एक्सेप्टेबल होता। पर चूंकि उसने पंजे गड़ाकर अपने नेटिव ओईटी सिस्टम्स बचा लिए, उसकी डीकोलोनियलिटी की कोशिशें कन्वीनियंटली हिंदू नेशनलिज्म कहलाती हैं,
जो नेशनल माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी के लिए खतरा है। वो स्पेसेस किताब याद दिलाती है जो दोनों कॉलोनियलिटीज़ ने फोर्स या फ्रॉड से भारत की नेटिव कॉन्शियसनेस की कीमत पर कार्व किए थे। अगर ये दो एक्सपेंशनिस्ट कॉलोनियलिटीज़ को नेटिव कॉन्शियसनेस की कीमत पर आगे बढ़ाने का टेक्स्ट बुक केस नहीं है। इसीलिए लेखक अपनी कंसिडर्ड पोजीशन दोहराते हैं। अपने सर्वाइवल के इंटरेस्ट में भारत को डीकोलोनियल ऑप्शन अपनाना ही होगा, वरना उसकी हिस्ट्री और कॉन्शियंस हमेशा उन्हीं कॉलोनियलिटीज़ का वैलिडेशन मांगती रहेंगी जिन्होंने इंडिक कॉन्शियसनेस के वजूद से ही फंडामेंटल एंटीपैथी दिखाई है। और इस चैप्टर की आखिरी परत सबसे गहरी है, मेमोरी की। अगर भारत की नेटिव कॉन्शियसनेस को कभी अपनी कहानी वैसे कहने का मौका नहीं मिला जैसे उसने उसे जिया है, तो दुनिया तो छोड़िए, खुद भारतीय कभी नहीं जान पाएंगे कि भारत पर क्या क्या गुजरी। और ये अपनी कॉलोनाइजेशन और कॉलोनियलाइजेशन को मेमोरियलाइज करने में, यादगार की तरह दर्ज करने में एक मॉन्यूमेंटल फेलियर होगी। यही दर्ज करना आगे की जारी या मुमकिन वैसी या उससे बदतर कॉलोनाइजेशन रोकने की कुंजी है। किताब का सूत्र किसी कॉन्शियसनेस का सर्वाइवल इस बात से अटूट जुड़ा है कि वो अच्छा, बुरा और बदसूरत तीनों याद रख सके और वो याद अगली पीढ़ियों को सौंप सके। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में डीकोलोनियलिटी सिर्फ खुद को डिफाइन करने की एजेंसी की वापसी नहीं, उसमें अपना जिया हुआ अनुभव अपनी शर्तों पर, अपनी लेक्सिकॉन में आगे ट्रांसमिट करने का हक भी शामिल है। खिसिए किताब के आखिरी शब्दों का वजन सुनिए। इन ऑर्डर टू स्टेव ऑफ अ वर्स फेट, उससे बदतर अंजाम टालने के लिए, विच इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द कॉन्स्टेंटली श्रिंकिंग साइज ऑफ इट्स सेक्रेड जियोग्राफी, जो उसकी सेक्रेड जियोग्राफी के लगातार सिकुड़ते नक्शे में झलकता है। चलते चलते वापस 18 सितंबर 1939, वो नामाकरण, इंडिया दैट इज भारत। आज आपने उस कौमा की पूरी कहानी सुनी, सालदा की घड़ी से, मुखर्जी के नक्शे से, तीर्थों के जाल से, संविधान सभा की आवाज़ों से होते हुए सिविलाइजेशन स्टेट के डिज़ाइन तक। और किताब का जवाब भी भारत सिविलाइजेशन है। ये प्रेमिस अब प्रूवन है। सवाल जो खुला है, क्या स्टेट भी उस सिविलाइजेशन का है? आज के एपिसोड से 3 चीज़ें घर ले जाइए। फेडरल सिविलाइजेशन, यूनिटी जो डाइवर्सिटी को खाती नहीं पालती है। रिलेशनल कस्टोडियनशिप, ज़मीन माँ है, माल नहीं। और री एग्जिस्ट, कहानी अपनी शर्तों पर कहने का हक। आपने पूरा चैप्टर सुना, कोड्स जस के तस, शर्तों और डिस्क्लेमर समेत। अगला एपिसोड सेक्शन 2 का तीसरा अध्याय, यूरोपियन कॉलोनियलिटी एंड द इंडिक सिविलाइजेशन। अब तक हमने प्रेमिस साबित किया। अगली बार देखेंगे कि वाइट यूरोपियन क्रिश्चियन कॉलोनाइजर ने इस सिविलाइजेशन और उसकी इंडिजिनिटी के साथ असल में किया क्या, और एथनोसेंट्रिक नेशनहुड के स्टैंडर्ड्स इंडिक कॉन्शियसनेस पर लादने का इम्पैक्ट क्या था। सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, कहानी अब गहरे पानी में उतरती है।